नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका हाई स्कूल चाऊपुरा गंगोह से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 11 के अंतर्गत विषय हमारा है नागरिक शास्त्र और आज का प्रकरण स्वतंत्रता। हम सीखेंगे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को। दूसरा, हम सीख पाएंगे स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों में अंतर की व्याख्या को आप समझने में सक्षम होंगे। तीसरा, यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। इस पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के रूप और हानि का क्या अर्थ है उसे समझाने का प्रयास हम आज करेंगे। विद्यार्थियों में सामान्य समझ उत्पन्न करने के लिए उनके व्यवहार के आधार पर ही हम उनकी भावना को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो व्यवहार है उसमें हम सभी छूट चाहते हैं। सामान्य भाषा में स्वतंत्रता का अर्थ छूट ही होता है। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि विभिन्न अवसरों पर हम विभिन्न व्यवहार करते हैं और हमारे व्यवहार में जब कोई प्रतिबंध लगता है, हमारी छूट में जब कुछ कमी होती है, तब हम यह कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ के लिए या आप स्वतंत्रता के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ पाएं, उसके लिए आपको कुछ उदाहरण मैं बताने का प्रयास करती हूँ। जैसे जब आप खेल रहे हों और अचानक विद्यालय के मध्याह्न समाप्त होने की घंटी बज जाए, क्या महसूस करते हैं? मध्याह्न का अर्थ होता है आपकी सामान्य भाषा में इंटरवल। हम छोटा सा समय होता है इंटरवल, उसमें बच्चे खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, कुछ काम अपना होता है, कई बार उसे निपटाने में भी 2-4 मिनट लग जाती है और जैसे ही आप खेल शुरू करते हैं तभी घंटी बज जाती है कि मध्याह्न समाप्त हो गया है। आपने देखा होगा, सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत गलत हुआ, बस यही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कहलाएगा, क्योंकि आप खेलना चाहते हैं लेकिन घंटी बज गई है तो आपको कक्षा में पहुंचने का आदेश हो गया है। दूसरा, जब आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खाना चाहते हो और आपको मना कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी पसंद होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दांतों के लिए अच्छी नहीं होती, और जब हम खा रहे होते हैं तो कोई हमें टोक देता है तो हमें बहुत खराब लगता है। ये खराब लगना ही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। तीसरा, जब आप बहुत शोर मचाकर खेल रहे हों, आपको कोई डांट कर भगा दे। आप कहीं हैं, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आपने एक बार शोर मचाया, उसने मना कर दिया धीरे से बात करिए, शोर मत मचाइए, लेकिन आप नहीं माने, फिर उसने कहा चलिए यहाँ मत खेलिए। इसी का मतलब है कि अब आप दूसरे की इच्छा का पालन करते हुए वहाँ से जाएंगे। आपकी खेलने की इच्छा है लेकिन दूसरा आदमी नहीं चाहता है कि आप खेलें, यही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अपनी इच्छानुसार कार्य करने की मनाही या छूट न होना ही प्रतिबंध है। प्रतिबंध का अर्थ होता है मना कर देना। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह स्वतंत्रता क्या है। हम कह तो रहे हैं मना कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन प्रतिबंध का लगना क्या प्रकट करता है? प्रतिबंध का मना कर होना या प्रतिबंध को लागू कर देना ही स्वतंत्रता की मनाही हो जाता है। स्वतंत्रता जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे हैं, सार रूप में स्वतंत्रता के लिए सहर्ष लोगों की इस आकांक्षा को कि वे अपने जीवन और नियति पर नियंत्रण स्वयं करें और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। यानी हम जो करना चाहते हैं
वो हम कर सकें। हम जिस समय जैसा व्यवहार सोचते हैं उसके लिए हमें कोई मना ना करे। हम जिस समय भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं उस परिवर्तन को कर सकें, यानी हम जो करना चाहते हैं वो कर सकें, हम जब करना चाहते हैं तब कर सकें, और यदि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं उसे करने के लिए बाध्य न किया जाए, यही है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता अलग अलग रूपों में व्यक्त की जाती है, लेकिन कुछ लोग इस स्वतंत्रता को इतना जरूरी समझते हैं कि वो उसके लिए अपना सर्वस्व देने के लिए या छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। शब्द आया है समाज। समाज मतलब व्यक्तियों का एक बड़ा समूह। समाज में केवल व्यक्ति ही शामिल नहीं होते, पशुओं का भी अपना समाज होता है, पक्षियों का भी अपना समाज होता है, यानी एक ही प्रकार के एक से अधिक व्यक्ति, पशु, पक्षी, वो सब भी अपना समाज कहलाते हैं। अब दो शब्द और हैं। एक शब्द है संस्कृति। ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। संस्कृति का अर्थ होता है किसी काल यानी समय में प्रचलित खान पान, जीवन, रहन सहन, पोशाक, वेशभूषा, हाट, मेले, त्योहार, वो सभी संस्कृति कहलाते हैं। अगर हम भारतीय हैं और हम बच्चे हैं तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें कुछ भी पहनने की अनुमति नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पहनने का एक तरीका है। इसका मतलब ये है हमारे यहाँ उठने बैठने का एक तरीका है। ये सब तरीके मिलकर ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। दूसरा शब्द है भविष्य, यानी आने वाला समय। ये जो तरीका हम आज अपना रहे हैं वह भविष्य में भी बना रहे या उसमें कोई अव्यवस्था न बने, इसको संरक्षित करने का कार्य भविष्य की रक्षा के रूप में माना जाएगा, या हम अपनी संस्कृति और अपने वर्तमान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भविष्य की रक्षा के रूप में होगा। लोगों को विविध हितों और कानूनों की जरूरत होती है। हितों का मतलब होता है रक्षा। कानूनों का अर्थ होता है कुछ निश्चित नियम। लोगों को अपने सामान्य जीवन में भी सुरक्षित रहने के लिए कुछ तो सुरक्षा चाहिए होती है और कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। ऐसे समझिए कि अगर हमारा जीवन जीने का कोई तरीका ना हो, हमें पता ही ना हो कब उठ जाएं, कब नहा लें, कब खा लें, कब कहीं चले जाएं, तो सोचिए जीवन कैसा हो। हम अगर कोई कार्यशैली, कार्य संस्कृति विकसित नहीं करते हैं, अपने लिए कोई ऐसा व्यवहार निश्चित नहीं करते हैं जिससे हमारे सब कार्य ठीक से पूरे हो जाएं, तो हमारे लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कार्य हम कब करेंगे। इसी के लिए हमें नियमों या कानूनों की ज़रूरत होती है। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाएं। अब इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो ये मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन हम काम ऐसे करना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी वजह से परेशान हो जाए, तो हमें ऐसे काम की छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए जब हम समाज में रहते हैं, जब हम किसी निश्चित समूह में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होता है। इन्हें ही कानून की भाषा में सीमाएं कहा जाता है। ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं
और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। अब इन सीमाओं का क्या काम है? पहला काम है, हमें सुरक्षित रखती हैं, असुरक्षा से बचाती हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे लिए एक सीमा है कि हम बाएं चलें। अब हम बाएं चलेंगे तो सामने से आने वाला व्यक्ति भी बाएं ही चलेगा। दोनों अगर बाएं चलेंगे तो हमारे मार्ग में एक दूसरे से टक्कर हो जाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी या कम तो निश्चित रूप से हो जाएगी। अब बाएं चलना ही सीमा है। हम अपनी इच्छा से जब चाहे दाएं मुड़ जाएं या जब चाहे बाएं मुड़ जाएं, जब इसकी छूट नहीं होती है, इसे ही कानून की भाषा में सीमा कहा जाता है। दूसरा, ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं कौन? सीमाएं, जिनमें हम अपना विकास कर सकें। अब हम क्योंकि सुरक्षित रहेंगे, हमारे ऊपर ये दबाव नहीं होगा कि हमें कुछ दुर्घटना के कारण नुकसान हो सकता है, तभी हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचकर अपना कार्य कर सकेंगे। यही कानून का या प्रतिबंध का मुख्य काम होता है। इस बात पर विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। ये देखिए, शब्द आया है विवाद। विवाद मतलब हमारे विचारों में अंतर। एक व्यक्ति का विचार दूसरे के विचार से जब भिन्न होता है और उस पर बहस होती है, उसे ही विवाद कहा जाता है। स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, यानी हमें छूट किस हद तक मिलनी चाहिए और जिसके कारण आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं, यानी छूट कितनी हो जिससे जो समाज है उसकी व्यवस्था बनी रहे, उसके आर्थिक हितों को यानी रुपए पैसे से संबंधित जितने मामले हैं उनको और उनके समाज में जीने की यानी किसी भी समाज में जीने की जो व्यवस्था है वो प्रभावित न हो, इस आधार पर स्वतंत्रता का दायरा या सीमाएं तय होती हैं। अब इस स्वतंत्रता को कितना महत्वपूर्ण माना गया है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे नाम दिया गया है स्वतंत्रता का आदर्श। एक उदाहरण, दो महान लोगों का जीवन परिचय की कुछ घटनाओं के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। ये हैं 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे, बाद में जब वो स्वतंत्र हुए यानी उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे, आप उनसे परिचित हैं। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। उनकी आत्मकथा में विषय हैं दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ व्यक्तिगत संघर्ष, यानी नेल्सन मंडेला ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष था गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध। शासन जो गोरे लोग करते थे, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, वहाँ दो तरह की लोग हैं, एक श्वेत लोग यानी गोरे लोग और दूसरे जो अश्वेत लोग हैं यानी काले लोग। गोरे लोग ये मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वो काले लोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं, उसी के खिलाफ ये संघर्ष था। शब्द आया है अलगाववादी नीतियों, यानी दो अलग अलग लोगों के या दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग नीतियाँ। दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान। गोरे लोग जो दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों का अपमान करते थे, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था तब अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज खुद को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे।
और मैं आपको इसका एक बढ़िया उदाहरण देती हूँ। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो वो एक प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे। उसी में कुछ स्टेशन के बाद कुछ अंग्रेज चढ़े और अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को उनके सामान समेत स्टेशन पर फेंकवा दिया क्योंकि वो काले थे। अंतर समझिए कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे टिकट लेकर महात्मा गांधी, उसी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ये मानते थे कि हम गोरे हैं तो कोई काला व्यक्ति हमारे साथ बराबरी में कैसे बैठ सकता है। बस वैसा सा ही संघर्ष है नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका में। काले लोगों पर जो अंग्रेज हैं या गोरे लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के, वो ऐसा व्यवहार करते थे कि उनका बात बात पर अपमान हो, कठिनाइयाँ हों, इतनी परेशानियाँ पैदा कर देते थे कि लोगों को अत्यंत मुश्किलों का सामना होता था। पुलिस अत्याचार करती थी। इन सब कारणों से ही नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता के लिए, यानी इन सब प्रतिबंधों, इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ही आंदोलन किया या लड़ाई लड़ी। अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और दूसरे में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। अलगाववादी मतलब अलग अलग। क्या क्या अलग अलग? एक शहर है उसे पुलिस घेर ले या शासन के कुछ लोग घेर लें, वहाँ पर कोई आ जा ना सके, बंद हो जाएं, कैद हो जाएं, लेकिन उसी समय दूसरा शहर खुला हुआ हो। किसी को विवाह करना हो लेकिन वो ये न तय कर पाए कि उसे किससे विवाह करना है, यानी अपनी पसंद से विवाह भी करना संभव न हो। ये ऐसी समस्याएं थी जो दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त थीं। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष ही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। ये जो सारे प्रतिबंध, सारे कारण मैंने बताए हैं, उनके विरुद्ध, यानी ये सारे प्रतिबंध समाप्त हों, ये सभी अलगाववादी कानून समाप्त हों, ये अत्याचार समाप्त हो, इन सब को लड़ने की यात्रा का नाम है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अश्वेत लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। कुछ ऐसे लोग जो श्वेत होते हुए भी अत्याचार का शिकार थे, नेल्सन मंडेला ने उनके लिए भी संघर्ष किया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ एक और मामला है आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नाम आया है आंग सान सू की। ये म्यांमार की नेता हैं। सू की को म्यांमार में उनके घर पर बंद करके रखा गया था। आंग सान सू की एक महिला हैं। उन्हें उनके घर पर ही प्रतिबंधित कर दिया गया। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। ये एक अंतर है। हम अपने लिए संघर्ष करते हैं और अपने लिए ही सब प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन आंग सान सू की ने अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़ा, इसीलिए वो महानतम व्यक्तियों में शामिल की गई हैं। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति है। कैसा भय? जब हम चाहें जो काम ना कर पाएं, पता नहीं कौन आए, पता नहीं कौन रोक दे, यही डर। और इस डर का उन्होंने अपनी किताब का शीर्षक बना दिया, फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति। वह यानी आंग सान सू की कहती हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। मुझे
सब काम की छूट है। अगर मुझे ये एहसास ना हो, मुझ में लगातार ये डर बना रहे कि कभी भी कोई भी आकर मुझे काम करने से रोक देगा, यही स्थिति भय है। तो उस भय से मुक्ति ही सुकी के लिए स्वतंत्रता की मांग है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। आंग सान सू की कहती हैं कि अगर आप सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इस भय से मुक्त होना होगा। सुकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। अगर मेरे विचार मुझे पता है सही हैं, लेकिन वो किसी से मेल नहीं खाते और मैं इसलिए डर जाऊं क्योंकि मेरे विचार किसी से मेल नहीं खाते और मैं विचार भी प्रकट ना करूं, तो ये भी गुलामी की स्थिति ही है। हम मानसिक रूप से इतना भयभीत हो जाते हैं कि हम अपनी बात भी नहीं कह पाते, यह भी प्रतिबंध ही है। दूसरा, सत्ता के व्यवहार से हमें डरना नहीं चाहिए। और दूसरा है, जो भी शासक है अगर उसका कोई व्यवहार ठीक नहीं है तो भी हमें अपनी बात को कहने की पूरी छूट हो, यही स्वतंत्रता है। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हमारे मन में एक भय व्याप्त हो जाता है और हम अपनी सही बातों को भी नहीं कह पाते हैं। इसे ही वो डर या स्वतंत्रता कहती हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देखते हैं, यानी भय से मुक्ति और अपने नियत व्यवहार को करने की छूट। ये दो विचार इन दो महान लोगों के यानी नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की के हैं। अब सवाल ये है, प्रतिबंध तो हमने समझ लिया कि कुछ ना करने की छूट, लेकिन आखिर ये स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बाहर से प्रतिबंध न हो तो उस स्थिति को स्वतंत्रता कहा जाएगा। बाहरी प्रतिबंध का अर्थ होता है किसी अन्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। जब व्यक्ति को किसी के बारे में ये न सोचना हो कि कोई रोक देगा तो उस स्थिति को स्वतंत्रता इस परिभाषा के हिसाब से कहा गया है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। कोई प्रतिबंध नहीं है, ये केवल एक स्थिति है। और शब्द आया है बाहरी प्रतिबंध, यानी बाहर से कोई प्रतिबंध न हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबंध केवल बाहरी ही नहीं होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंतर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। यानी केवल प्रतिबंध ही ना हो, लेकिन ऐसा अनुकूल वातावरण ना हो जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति का विस्तार कर सके। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक उसका विकास न हो वह भी प्रतिबंध ही कहलाएगा या स्वतंत्रता का अभाव ही कहलाएगा। उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति जैसा है उसमें निरंतर
श्रेष्ठ स्थिति का विकास हो सके, यह भी स्थिति स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगी। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। यानी ऐसी आदर्श स्थिति, ऐसा आदर्श वातावरण होना चाहिए जिसमें न केवल व्यक्ति खुद को व्यक्त कर सके, बल्कि अधिक अच्छी स्थिति में, यानी वर्तमान स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचकर अपनी योग्यताओं का विकास कर सके, वह स्थिति स्वतंत्रता की होती है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। यानी प्रतिबंध भी ना हो, ये एक स्थिति है। जैसा कहा गया था पहले कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, ये एक स्थिति है, लेकिन उसे अपने विकास का अवसर भी समान रूप से मिले, ये भी स्वतंत्रता की ही दूसरा पहलू है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। यानी स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रेष्ठ संभावनाओं को तलाश कर सके, उस पर इतने कम प्रतिबंध हों कि कहीं उसकी मूल जो योग्यताएं हैं वो समाप्त न हो जाएं। उस स्थिति का नाम स्वतंत्रता है। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वाक्य व्यक्ति से शुरू नहीं हुआ है, वाक्य शुरू हुआ है समाज में रहने वाला। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जो अन्य लोग हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, अन्य कार्यकलाप हैं, वो सब मिलकर व्यक्ति के लिए सीमाएं या प्रतिबंध तय करते हैं। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना अवश्य जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं। न्यायोचित शब्द आया है, यानी न्याय की दृष्टि से उचित। अब हम समाज में रह रहे हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे प्रतिबंध जो हमारे विकास की संभावनाओं को बढ़ाते हैं वो कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। यानी अर्थ ये हुआ कि प्रतिबंध केवल हमें रोकते नहीं हैं, बहुत से प्रतिबंधों के कारण ही हम सुरक्षित रह पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था बाएं चलने का नियम, यदि सब बाएं चलेंगे तो दुर्घटना होने की संभावनाएं कम होती हैं और हम सुरक्षित अपने कार्य पर पहुंच जाते हैं। वास्तव में स्वतंत्रता पूर्वक चलने पर बाएं चलना एक प्रतिबंध है, लेकिन ये हमारे हित के लिए है, तो कौन से हमारे लिए उचित हैं इस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। किसको स्वीकार किया जा सकता है, यानी किस प्रतिबंध को स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह समझा जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य से भी हो सकता है जिसमें व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। व्यक्ति की परिभाषा करते हुए अरस्तु ने कहा है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो, तो वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। यानी व्यक्ति न तो अकेले रह सकता है, ना तो निर्जन स्थान पर रह सकता है, ना तो बहुत देर तक वो अपने आप को कहीं बंद कर सकता है।
व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अन्य लोगों से मिलना, बात करना, अपने कार्यों की योजनाओं को व्यक्त करना, उसके जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उनको दूसरों के सामने व्यक्त करना। इसलिए व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहा गया है। और जो समाज में रहता है उसके लिए कुछ न कुछ सीमाएं या प्रतिबंध अवश्य ही होते हैं, जिससे उसकी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती बल्कि उसकी स्वतंत्रता अधिक बढ़ जाती है। और परस्पर स्वतंत्रता होने से व्यक्ति अपना बेहतर विकास कर सकता है। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतम करना है जो हमारी स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाएं। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। नमस्कार।